चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अड़ेगा बहुत सुख सर आप सब स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन प्रेस क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए चलिए आप लोग आगे टॉपिक बढ़ते चले। अड़ेगा पिछले कुछ दिन से हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक बहुत ही मजेदार टॉपिक अब चैप्टर एंड के पर पहुँच चला। अड़ेगा चैप्टर्स लगभग लास्ट के पोजिशन पर है। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को उम्मीद है कि आज लास्ट कर जाएंगे। अड़ेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का ये टॉपिक्स में अभी हम लोग क्या पढ़, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया क्या कि फ्लूइड्स होता क्या है, फ्लूइड्स का कुछ प्रॉपर्टीज जैसे उसका डेंसिटी क्या हो सकता है। अड़ेगा उसमें फ्लूइड के अंदर कुछ प्रेशर, स्टैटिक फ्लूइड के अंदर पढ़े कि फ्लूइड प्रेशर क्या हो सकता है। अड़ेगा फ्लूइड प्रेशर तुम्हारे पास क्या होता है, अगर एक्सर्टिंग सिस्टम में रख दिया जाए तो उस पर सरफेस किस तरह का एंगल बनाएगा, कुछ इस तरह का टर्म। फिर डायनामिक फ्लूइड पढ़े कि उसमें फ्लूइड कितना तरीके से फ्लो कर सकता है, उसका एनर्जी क्या है, प्रेशर डिफरेंस का क्या इफेक्ट होता है, इस तरह का टॉपिक पढ़े। और अभी जो आजकल में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि अगर कोई लिक्विड का जो डिफरेंट लेयर्स है अलग अलग वेलोसिटी के साथ चले, अगर लिक्विड्स का डिफरेंट वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी के साथ चले तो उनके बीच में एक आपस में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, दैट इज नोन एज विस्कस फोर्स। हम लोग लास्ट यानी प्रीवियस क्लास में विस्कस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा, अड़ेगा कोई लेयर्स, कोई ट्यूब में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका अलग अलग लेयर जो है वो कितना वेलोसिटी से मूव करता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लो क्या है, इस तरह का टॉपिक पढ़ चुके। आज हम लोग इसी क्रम में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन, फ्रिक्शन फोर्स मतलब विस्कस फोर्स एक्ट्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स एक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, आओ देखिए फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, टॉपिक हम लोग का आज का यही है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स। अड़ेगा विस्कस फोर्स एक्ट्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। एक सॉलिड और एक लिक्विड के बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। हम लोग दो सॉलिड के बीच का फ्रिक्शन फोर्स पढ़ लिए, दो सॉलिड और दो लिक्विड का लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ चुके। अब आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, को एक सॉलिड और एक लिक्विड के बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये देखो दो केस में हम लोग स्टडी करेंगे। अड़ेगा पहला कि सॉलिड फ्लोट्स ओवर द लिक्विड। अड़ेगा सॉलिड जो है वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा है ओवर द लिक्विड। अड़ेगा फर्स्ट केस हम लोग स्टडी करेंगे कि सॉलिड फ्लोट्स ओवर द लिक्विड, और दूसरा कि सॉलिड मूव्स विद इन द लिक्विड। अड़ेगा लिक्विड के अंदर, विद इन द लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड मूव कर रहा है तब क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा। पहला सॉलिड फ्लोट्स ओवर द लिक्विड, दूसरा सॉलिड मूव्स विद इन द लिक्विड। इस दोनों सिचुएशन में हम लोग विस्कस फोर्स को स्टडी करेंगे। तो पहला केस देखिए, जब कोई सॉलिड फ्लोट्स कर रहा है, मतलब क्या सिचुएशन, तुम्हारे पास ये वाटर है या कोई भी लिक्विड है और उसके ऊपर मान लो ये आपका अड़ेगा कोई बोट है जो तैर रहा है, और इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये आपका इस कैटेगरी में आ गया। लेकिन अगर मान लो लिक्विड के अंदर सबमरीन है, अड़ेगा लिक्विड के अंदर सबमरीन है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है और तब सॉलिड और लिक्विड के बीच में फोर्स काम करेगा, तो वो दूसरा टाइप का फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो इन दोनों केस में क्या रिजल्ट होगा, इसी को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। अड़ेगा इसी को बारी बारी स्टडी करें। तो आइए, पहला सॉलिड फ्लोट्स ओवर द लिक्विड। तो देखो पहला में तुम्हारे पास यही कि जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट करता है, अड़े के बाद कोई सॉलिड कोई लिक्विड के ऊपर फ्लोट्स करेगा तो उनके बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स वही जो दो लिक्विड के लेयर्स के बीच में होगा। जो दो लिक्विड के लेयर के बीच में होता है बिल्कुल उसी तरह का फोर्स इसमें एक्सर्ट करेगा। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि when solid floats over the liquid, अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट करता है, अड़े बस when a solid floats over the liquid, किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट्स करेगा
तो उनके बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स का वैल्यू, पड़ेगा विस्कस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो एकदम सीधा सीधा वही जो लिक्विड के दो लेयर के बीच में लगता है, यानी कि ईटा ए डीवी बाई डी जेड, ईटा ए डीवी बाई डी जेड। अब यहाँ पर ईटा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ये आपका कांटेक्ट एरिया, ये आपका कांटेक्ट एरिया, और ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट तुम्हारे पास क्या है, मान लेते हैं पड़ेगा यहां से तुलना कर लेना, बॉटम से बेड से तुलना कर लेना, इसका वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी 0, इसका हाइट z, तो ये v माइनस 0, यहाँ पर dv बाई dz का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो v माइनस 0 और z माइनस 0, यानी कि v बाई z। यही आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पर डाला, जिससे आराम से लगने वाला विस्कस फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, लगने वाला विस्कस फोर्स का वैल्यू निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा कंसेप्ट है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है दूसरा केस कि व्हेन लिक्विड, व्हेन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, व्हेन सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है, बिटवीन द विद इन द लिक्विड। अब सॉलिड ऑब्जेक्ट जो लिक्विड के अंदर मूव करेगा विद इन द लिक्विड, विद इन द लिक्विड, जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट अंदर मूव करेगा तब लगने वाला विस्कस फोर्स पड़ेगा। जैसे ये तुम्हारे पास देखो, अटेगा कोई सॉलिड है, सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर, जैसे ये सॉलिड है लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स पड़ेगा, तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स। अब इसका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में है, थोड़ा सा ऊंचा लेवल का टॉपिक हो जाता है कि अगर कोई लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड अगर मूव कर रहा है तो उसमें जो विस्कस फोर्स है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड लेवल में है, क्योंकि उसमें कॉन्टेक्ट एरिया तो पूरा चारों तरफ से होगा, रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में है। अभी 12th के 11th का कंपटीशन तक का सिलेबस में, आईआईटी का मेंस तक का जो सिलेबस में आपको इतना कॉम्प्लेक्स केस स्टडी नहीं करना है, आपको केवल एक सिंपलेस्ट फॉर्म को स्टडी करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कि अगर कोई स्फेरिकल बॉल, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, कोई स्फेरिकल सिस्टम अगर अंदर मूव करे तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा। क्या बोल रहे हैं, देखो हो तो सकता है सब केस के लिए, लेकिन हम लोग को केवल ये स्टडी करना है कि व्हेन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव्स, जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव करता है तब आप पे फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या होगा। अड़ेगा तो इसका वैल्यू, तब इसको दिया गया, इसका भी डेरिवेशन नहीं, उसका रिजल्ट को हम लोग बात कर सकते हैं, और इसका लगने वाला फिजिकल फोर्स का मान क्या होगा, तो इसको डिराइव किया गया, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया गया स्टोक्स के फॉर्मूला के द्वारा। देखो इसको तुम्हारे पास क्या बोले, जैसे ऑब्जेक्ट जब मूव करता है ना तो हर पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब तुम्हारे पास या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थोड़ा उस पर फिजिकल फोर्स का वैल्यू काम करता है, तो उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया गया स्टोक्स के द्वारा, स्टोक्स के नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, जो स्टोक्स का एक्सपेरिमेंट से, देखो स्टोक्स का एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे पास है जिसको हम स्टोक्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं हम लोग, स्टोक्स फॉर्मूला। ये क्या है, पढ़ेगा कि व्हेन ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अटेगा ऑब्जेक्ट मूव्स with constant velocity inside the liquid के अंदर कौन से वेलोसिटी से मूव करे, then viscous force, then magnitude of viscous force acting on the object is equal to वो बराबर होगा कितना, is equal to, देखो F viscous बराबर 6 पाई ईटा VR के बराबर पड़ेगा। अब इसी को बोले कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल है, तो हम लोग को केवल अभी स्फेरिकल बॉडी के बारे में पढ़ना है
वो भी तब जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो भी तब जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कि अगर इसको पहला बार रिजल्ट को मैथमेटिकल फॉर्म दिया गया स्टोक्स के द्वारा, और अकॉर्डिंग टू स्टोक्स फॉर्मूला कि व्हेन ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव्स inside the liquid with constant velocity, then magnitude of the viscous force acting on the object is equal to 6 pi eta VR. अब 6 pi eta VR के द्वारा दिया जा सकता है, अड़ेगा 6 pi eta VR के द्वारा दिया गया। इसका डिराइवेशन तो नहीं किया सकता, लेकिन हाँ अगर हम डायमेंशन के मदद से ये वाला रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। डायमेंशन के मदद से ये वाला रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो और इसी को हम कह सकते हैं कि डिराइवेशन, मतलब हम लिख ही रहे डिराइवेशन ऑफ स्टोक्स फॉर्मूला बाय डायमेंशन मेथड के मदद से डिराइव कर रहे हैं, बाय डायमेंशन मेथड। अड़ेगा डायमेंशन मेथड्स, देखो हम क्या दिखा रहे हैं कि कोई एक अड़ेगा मान लो कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है, अगर वो v वेलोसिटी से ठीक है बस एक लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के बराबर है, अड़ेगा बस कोफिशिएंट ऑफ ईटा के बराबर है। तो वही कह रहा है लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, केवल स्टोक्स फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इतना ही कहा गया कि विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन, अड़ेगा विस्कस फोर्स डिपेंड्स करता है किस पर, डिपेंड्स अपॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, जो टर्मिनल वेलोसिटी का बात करते हैं, अड़ेगा विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि v, रेडियस ऑफ द बॉल, रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी, रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज विस्कस फोर्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ठीक है, ईटा v और r का फंक्शन है। अरे बस अब इनके बीच में एग्जैक्ट क्या रिलेशन है वो आप डायमेंशन मेथड की मदद से दिखा सकते हैं। क्या आपको डायमेंशन मेथड यूज करने आता है? डायमेंशन मेथड में यूज कर रिलेशन निकालना सीखे होंगे डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर में कि 4 क्वांटिटी है या 3 क्वांटिटी है, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, एग्जैक्ट रिलेशन क्या होगा, वो आप डायमेंशन के मदद से निकाल सकते हैं। तो हम उसी रिलेशन को डिराइव करने जा रहे हैं, उसी रिलेशन का हेल्प लेने जा रहे हैं। और ठीक है, कोई एनालिटिकल प्रूफ नहीं है, बस मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते हैं, वेरिफिकेशन एक तरह से कर सकते हैं। अगर तुमको याद होगा डिराइवेशन तो क्या प्रोसेस था, देखो डिराइवेशन में क्या होता था कि हम लोग मान के चलते थे लेट विस्कस फोर्स इज इक्वल टू दिस इज के, ईटा का पावर ए, वी का पावर बी, आर का पावर सी। अब दोनों तरफ डायमेंशन लेते थे और सेम बेस का इक्वेट करने से आपको एबीसी का वैल्यू आया था। ठीक है, बस नाउ टेक द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेक द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन ली, टेक द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दिस इज ईटा, के कांस्टेंट उसका डायमेंशन नहीं होगा, ईटा का पावर ए, अड़ेगा वेलोसिटी का पावर बी और आर का पावर सी, इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, ईटा का हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 और ये हो गया ए।
वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस 1, ये हो गया बी। और ठीक है, ये डायमेंशन का मेथड्स, यही प्रोसेस था कि दोनों तरफ डायमेंशन लिया जाए और सेम बेस पर पावर को इक्वेट करते थे। एम एल का पावर 1 टी का पावर -2, देखो यहाँ पर एम का पावर ए, यहाँ पर एल का पावर ए और यहाँ भी है एल का पावर -a प्लस बी और टी का पावर, और देखो यहाँ भी एक एल यहाँ है, एक एल यहाँ है और एक एल यहाँ है अब प्लस सी, और टी का पावर -a माइनस बी। ना इक्वेट द पावर, अड़ेगा पावर को इक्वेट कर दे, ना इक्वेट द पावर, पावर को इक्वेट करो। ए का वैल्यू कितना 1, ए का वैल्यू 1, देखिए ए का वैल्यू 1 -a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1 और -a माइनस बी का वैल्यू -2। अब इन तीनों के वजह से आपको एबीसी का मान निकालना है। पता डायमेंशन में हम लोग यही प्रैक्टिस किए थे कि आपको जब भी कभी रिलेशन मालूम निकालना हो, अगर मालूम हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो रिलेशन का प्रोसेस क्या था कि इस तरह का रिलेशन लेके चलते थे, दोनों तरफ डायमेंशन लेते थे, इक्वेट करोगे कोफिशिएंट्स पर पावर को इक्वेट करते थे जिससे अननोन क्वांटिटी का वैल्यू आया था। देखो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस कॉमन लेके काटे तो ये 2, ए का वैल्यू 1, अब बी का मान अगर यहाँ 1 पुट करें 1 प्लस बी, बी का मान भी 1, अगर हम ए और बी का मान पुट कर दें तो सी का वैल्यू भी 1। सो तीनों का मान क्या आ गया ऐसा, ऑन सॉल्विंग ऐसा मिल गया। सो फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लगने वाला विस्कस फोर्स का मान क्या हो जाएगा, तो दिस इज के, ठीक है, दिस इज ईटा का पावर 1, v का पावर 1, r का पावर 1। अब k का वैल्यू निकालना तो संभव नहीं है, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के आधार पर कहा जा सकता है k बराबर होता है 6 पाई। सो लगने वाला विस्कस फोर्स का एग्जांपल हो गया, दस 6 पाई ईटा v और r। ठीक है, ऑब्जेक्ट में लगने वाला अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स का वैल्यू हो गया 6 पाई ईटा v और r। तो आप देखो डिराइवेशन तो ठीक है 11th के लिए एग्जाम के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं सीखो कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी लिक्विड के अंदर मूव कर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उस समय उस पर लगने वाला वैल्यू क्या होता है, जैसे 6 पाई ईटा वी आर, 6 पाई ईटा वी आर। क्या यहां तक बात ठीक है? अब इस रिलेशन को अगर आप स्टोक्स फॉर्मूला को आप सही मानते हैं या स्टोक्स फॉर्मूला को सही है ही, अगर सही मान के चला जाए तो आप चाहें तो क्रिटिकल वेलोसिटी सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी का भी मान निकाल सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी आपको सही में बोलो निकाल सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? अभी हम लोग बोले टर्मिनल वेलोसिटी पीछे में क्या बताया कि कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे वो मूव करेगा टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये क्या होता है, अब इसको समझो। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी किसको कहते हैं वो समझो। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी किसको कहते हैं ये ध्यान। जैसे मान लो एक स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल, कभी तुम्हें बड़ा सा एकदम पानी बहुत गहरा पानी है, ठीक है, ये बहुत जा रहा है, मान लो झील है ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरह का बात करोगे। अगर बहुत गहरा पानी है कहीं पर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को यहां पर लाके जस्ट जेंटली छोड़ दिया जाए, क्या होगा? जैसे पानी के साथ कांटेक्ट में आया उस पर एक बॉयंसी फोर्स तो लगना शुरू हो जाएगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, भारी ऑब्जेक्ट है, लिक्विड लाके छोड़ दे, क्या होगा? इस पर एक फोर्स काम करेगा mg जस्ट ऊपर में, दूसरा ऊपर बॉयंसी फोर्स। मान लो mg का मान बॉयंसी से अधिक है, तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट थोड़ा नीचे आएगा, mg का मान ज्यादा है बॉयंसी फोर्स से, तो नीचे आएगा कुछ एक्सेलरेशन के साथ। ये दोनों लगता ही रहेगा, लेकिन कुछ एक्सेलरेशन के साथ आएगा, तो यहां पर उसका कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा। समझना पड़ेगा, होगा या नहीं?
होगा या नहीं। अगर वेलोसिटी कुछ गेन कर लिया, ठीक बस, तो इससे जो सटा हुआ लेयर है, इससे सटा हुआ लेयर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक घर्षण पैदा होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। हाँ, बात तो सही है, फ्रिक्शन लग ही नहीं लगेगा, वो लेयर रुका हुआ था, लिक्विड वस्तु चल गया तो फ्रिक्शन लग ही नहीं लगेगा। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं लगेगा। किधर लगेगा? ऊपर। अब ऊपर में ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसको हम लोग कह सकते हैं विस्कस फोर्स। ऐसा विस्कस फोर्स को ऊपर लगा होगा। अब लेयर और चला, लेयर और चला, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी थोड़ा और बढ़ गया होगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ गया होगा, एफ भी डैश। क्या ये विस्कस फोर्स कांस्टेंट रहेगा या बढ़ता हुआ चल जाएगा? विस्कस फोर्स कांस्टेंट रहेगा या बढ़ता हुआ चल जाएगा? तो बता, हम लोग पढ़े ना, विस्कस फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यहां पर से वस्तु आया था वेलोसिटी बढ़ते हुए, यहां पर अभी बढ़ ही रहा है, तो यहां पर क्या होगा? वेलोसिटी कुछ बढ़ गया होगा। मान लो यहां पर 5 है तो यहां 7 हो गया होगा, वेलोसिटी बढ़ ही रहा है। अब अगर वेलोसिटी बढ़ गया तो विस्कस फोर्स का मान पहले के तुलना में बढ़ा हुआ आएगा, पहले के तुलना में बढ़ा हुआ होगा। अब बताओ इसका परिणाम क्या होगा? ऊपर में देखो, ऊपर में विस्कस फोर्स लग रहा था, अब जो नया विस्कस फोर्स लगा वो पहले के तुलना में और ज्यादा, पहले की तुलना में और ज्यादा। अगली बात, तो नीचे की ओर नेट फोर्स का मान बढ़ा या घटा? बढ़ा या घटा? नीचे वाला फोर्स बढ़ा या घटा? सोचो, वो नीचे ला रहा था शुरू में, और शुरू से फिर से डिजिट दिखाते, ये वाला 10, ये वाला 10, ये वाला 6। मान लो शुरू में 10 और 6, नीचे की ओर 4, नीचे की ओर 4, 4 ही लगेगा जी। ऊपर 10 नीचे 6, ऊपर 10 नीचे 6, तो नीचे की ओर 4। अब इस 4 से कुछ एक्सेलरेशन गेन करेगा, नेट फोर्स नीचे तो एक्सेलरेशन गेन करेगा। अब यहां पर कुछ उसका वेलोसिटी हो गया होगा, यहां पर उसका कुछ वेलोसिटी हो गया होगा। अब उस वेलोसिटी से विस्कस फोर्स भी लग गया, विस्कस फोर्स भी लग गया। मान लो ये 1 के बराबर है, मान लो ये 1 के बराबर है, तो नीचे था 10, ऊपर 6 और 1 7। अब नीचे की ओर नेट फोर्स 4 से घटकर 3, लेकिन अभी भी नीचे ही लग रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ता रहेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। यहां पहुंचते पहुंचते ये इतना वेलोसिटी हो जाएगा कि ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स 1 से बढ़कर बढ़ गया 2 हो गया होगा। अब देखो, नीचे 10, ऊपर 6 और 2 मिलाकर 8, 6 और 2 मिलाकर 8, अभी भी बढ़ा होगा। अब यहां दिखाते हैं, इसी कंटिन्यू कर रहे हैं, बोर्ड नहीं है मेरे पास, ये देखिए। अब यहां पर अभी गिर ही रहा है। अब देखो यहां पर क्या स्थिति हुआ होगा, बड़ा समझ में आया। ऊपर की ओर नीचे mg, नीचे mg, बॉयंसी तो अपना फिक्स है, लेकिन विस्कस फोर्स का मान लगातार बढ़ते जा रहा है, ये एफ बी डैश से भी बढ़ गया होगा। अब डिजिट से ये 10, ये 6, मान लो ये 3, 9 हो गया। अब नीचे नेट, नीचे का वेलोसिटी कम तो जा रहा है, लेकिन अभी भी नीचे की ओर वस्तु मूव कर रहा है, तो यहां पर पहुंचते पहुंचते यहां स्थिति हुआ होगी। ऊपर की ओर बॉयंसी एफ भी ट्रिपल डैश, ठीक है, जो एफ भी डबल डैश से भी बड़ा, और नीचे एम जी। मान लो ये 4 हो गया, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, क्या वस्तु रुक गया होगा? एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी बढ़ने का दर 0 हो गया, वस्तु नहीं रुका, वेलोसिटी बढ़ने का दर 0 हो गया, मतलब अब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, तो एफ भी डबल डैश ही रह जाएगा, ट्रिपल डैश ही रह जाएगा। अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। जब वेलोसिटी नहीं बढ़ा, विस्कस फोर्स का मान सेम, मतलब अब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरता हुआ रहेगा, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। पर जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर गिर रहा है, अड़ेगा, तो शुरुआत में उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने का रेट कमेगा, कमते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब वेलोसिटी बढ़ने का दर 0, वेलोसिटी बढ़ना 0 बात नहीं, वेलोसिटी बढ़ने का दर 0, मतलब वेलोसिटी बढ़ना बंद, वेलोसिटी बढ़ना बंद। और उस समय जो ऑब्जेक्ट जो है ना, जो जिस वेलोसिटी को गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब जिस वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद, वही आपका टर्मिनल वेलोसिटी। पर कभी बहुत ऊंचा ना, ये सब छोटा और बाल्टी उल्टी में नहीं, अगर बड़ा समुद्र में या पानी डाला जाए तो शुरुआत में तेज गति, शुरुआत में आया धीमा सा, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड अब लगातार बढ़ते चल जा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद स्पीड बढ़ना खत्म, बढ़ने का रेट स्लो,
ठीक है, शुरू में जल्दी से स्पीड बढ़ा, फिर थोड़ा धीमा गति से बढ़ेगा, फिर धीमा बढ़ेगा, बढ़ते रहेगा। एक वेलोसिटी आने के बाद ऐसा होगा कि वो वेलोसिटी बिल्कुल लगेगा उसी वेलोसिटी से शांत गति से नीचे की ओर गिरे जा रहा है, और दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को कह सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, बस कुआं में, बहुत गहरा कुआं में, पारदर्शी कुआं, तब देखा जा सकता है ऐसा। ठीक, बस लैब में थोड़ा बहुत मिलता है इसका। विस्कोमीटर एक आता है, बड़ा सा टेस्ट ट्यूब जैसा, वहाँ पर छोटा छोटा आयरन का बॉल डाला जाता है और देखा जाता है कितना वेलोसिटी गेन किया, लेकिन मैंने ऐसा देखा जा सकता। अब आपको इसी टर्मिनल वेलोसिटी का मान निकालना है, इसी टर्मिनल वेलोसिटी का मान निकालना है। क्लबस हम लोग को इस टर्मिनल वेलोसिटी का मान निकालना है। तो आइए, ठीक है, अब हम लोग को इसी का एक्सप्रेशन शुरुआत करें। एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखिए, ऐसा कोई एक लिक्विड है, मतलब क्या लिखा है कि लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल जो है वो मूव कर रहा है इनसाइड द लिक्विड विथ अ टर्मिनल वेलोसिटी। लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग इनसाइड द लिक्विड, inside the liquid with a terminal velocity, ठीक है, ये मूव कर रहा है inside the liquid with a terminal velocity। ठीक है, जो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब तुम सोचो, यहां पर ये मूव कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से, और यही वेलोसिटी का मान आपको निकालना है, यही वेलोसिटी का मान निकालना है। क्या यहां पर ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और यही टर्मिनल वेलोसिटी का मान आपको निकालना है। तो कुछ रहे बुझाए तो एक ही चीज हम लोग के पास है, याद कर। अगर साइंस में, फिजिक्स में आइडिया नहीं मेरा कैसे बढ़ा है, तो एक ही चीज है, एफबीडी को नहीं भूलिए। क्या आप तेरा भूले? एफबीडी तो भूलने का सही नहीं है। तो आओ हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं। नाउ कंसीडर एफबीडी, कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं। पता क्या क्या लग रहा होगा? एक लगा mg, एक लगा buoyancy फोर्स, और दूसरा लगा विस्कस फोर्स। एक्सेलरेशन का मान क्या हो गया है? 0। एज एक्सेलरेशन इज 0, ये 0 है। सो buoyancy फोर्स प्लस विस्कस फोर्स बराबर क्या हो गया? mg। के पास buoyancy फोर्स प्लस विस्कस फोर्स बराबर mg। अब बताओ buoyancy फोर्स का वैल्यू, तो वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और ये जी। विस्कस फोर्स का वैल्यू 6 पाई ईटा वी आर, ये भी निकालना है आपको। ये एम जी, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, और ये जी। कुछ नहीं है, बस ये सीधे ये भी निकालना है। तो इसको उधर ले गए, उसको उधर ले गए, तो 6 पाई ईटा वी आर बराबर वी एस माइनस वी, देख लो बढ़िया से, वी एस। अब buoyancy फोर्स का वैल्यू वॉल्यूम में इमर्ज सॉलिड के बाद है ना, सॉलिड सॉरी, तो ये उधर ले गए, राइट साइड ले गया, और इसमें वी एस कॉमन, रो एस माइनस रो एल, और ये हो गया जी। रो एस और रो एल जी। सो वी बराबर वी एस रो एस माइनस रो एल और जी, और डिवाइड बाय 6 पाई ईटा वी, 6 पाई ईटा और आर। देखिए यही आपका एक्सप्रेशन, या टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दो, कर दिया जाए तो वी एस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड, आप सॉलिड का भी वॉल्यूम डालो, तो 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल बॉल है ही, तो ऐसा। रो एस रो एल और ये जी, दिस इज 6 पाई ईटा, और आर, ये आपका काटो तो आर स्क्वायर,
पाई से पाई कैंसिल, अड़ी बस ये काटोगे तो 3 और ये हो गया 2। सो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है 2/9 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो एल आर जी और एन। 2/9 r square by n rho s minus rho l by z. Thus, as the expression for terminal velocity of the spherical ball put inside the liquid. अगर कोई ऑब्जेक्ट को एयर में भी गिराया जाए, एयर को स्फेरिकल बॉल एयर में भी गिराया जाए, कुछ ऐसा हल्का ऑब्जेक्ट्स है जो एयर में गिराया, तो उस पर भी लगने वाला विस्कस फोर्स का वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। वहां पर यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड था, ठीक है, बस वहां सॉलिड और गैसेस सिस्टम चल जाएगा। अगर मान लो लिक्विड गिराया जाए तो यहाँ पर रो जी मतलब रो एल और रो गैस चल जाएगी और उससे आपका बन सकता है। क्या आपको बात समझ में आए? तो यही आपका है फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टोक्स फॉर्मूला और टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स फॉर्मूला और टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए एक और टॉपिक आपका लास्ट एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चले हम लोग। ठीक है, एक टॉपिक है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी किसको कहें? क्रिटिकल वेलोसिटी कहीं पढ़े हम लोग? क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? तो याद करो, पहले जिस समय हम फ्लूइड मोशन को स्टार्ट किए थे, फ्लूइड दो तरह का, कौन कौन? फ्लूइड दो तरह का फ्लो हो सकता है। कैसा? सीधा साधा फ्लो और आड़ा तिरछा फ्लो। सीधा साधा फ्लो और आड़ा तिरछा फ्लो। सीधा साधा क्या कहते थे? स्ट्रीमलाइन, और उसको टर्बुलेंट। डिफरेंशियल दोनों दिए, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। अगर कोई लिक्विड को एक आदमी है जिसका फिजिक्स का ध्यान नहीं है, नॉलेज नहीं जान रहा, डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं समझता है, अगर बोले कि स्ट्रीमलाइन है टर्बुलेंट, वो कैसे जज करेगा? तो उसको समझाने के लिए तुम्हारे पास वर्ड आया क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब अगर कोई फ्लोइंग लिक्विड का वेलोसिटी उसके क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुआ तो टर्बुलेंट, कम हुआ तो स्ट्रीमलाइन। हाँ, ये बात समझ है। अगर तुम्हारे पास एक आदमी को बोले, ठीक है, अगर कोई आदमी को दे दिया जाए, कोई क्लास में बोले इसमें तेज या कमजोर स्टूडेंट छाट लो, वो कैसे छाटेगा? वो जानेगा तब ना उसके बारे में, उस आदमी के उस स्टूडेंट के बारे में नीचे जानेगा तब ना छाट सकता है, नहीं तो छाटना संभव ही नहीं। लेकिन उसको हम बोल दें कि उसका सब स्टूडेंट का मार्क्स देखना, जो इसका 50% से ज्यादा हुआ वो तेज, जो कम आया वो कमजोर, तो आराम से वो छाट लेगा। उसी तरह से अगर हम कोई फ्लोइंग लिक्विड है उसको हम बोले कि बताइए स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट, तो आप देख के बता सकते हैं, हो सकता है स्ट्रीमलाइन हो सकता है टर्बुलेंट, छोड़ो ना क्या कर। लेकिन आपको एक पैमाना दे दिया गया कि नहीं, देखिए अगर इसका वेलोसिटी नापो, अगर इसका वेलोसिटी क्रिटिकल से अधिक हो गया तो टर्बुलेंट, कम हुआ तो स्ट्रीमलाइन, कम हुआ तो स्ट्रीमलाइन, तो आराम से आप कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक का फिक्स पैमाना बनाने के लिए कि स्ट्रीमलाइन हो या टर्बुलेंट हो, एक वेलोसिटी निर्धारित किया गया है। मैंने हम ऐसा कह सकते हैं, द वेलोसिटी विच कैन डिस्टिंग्विश स्ट्रीमलाइन मोशन एंड टर्बुलेंट मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिसके पहले, जिससे की तुलना में अगर फ्लोइंग लिक्विड का वेलोसिटी कम हुआ तो वह स्ट्रीमलाइन कहलाएगा, ज्यादा हुआ तो वो टर्बुलेंट कहलाएगा। मतलब डिफरेंशियल इस तरह से दिया जा सकता है, ठीक है, बस कि द वेलोसिटी, ठीक है, विच द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड का वो वेलोसिटी, द फ्लोइंग लिक्विड, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड विच डिस्टिंग्विश स्ट्रीमलाइन मोशन एंड टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन and turbulent flow and turbulent flow। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड का वो वेलोसिटी जो स्ट्रीमलाइन मोशन और टर्बुलेंट फ्लो को डिस्टिंग्विश करता है इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी मींस दैट इज, क्या मतलब इसका कि अगर v का वैल्यू मींस क्या हुआ कि देखो
इफ v का वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुआ। और एक बात देखो, हम क्या बोले, वो वेलोसिटी जो स्ट्रीमलाइन मोशन और टर्बुलेंट पे अंतर कर दे उसको हम लोग कह सकते हैं, मतलब डिस्टिंग्विश फैक्टर डिवाइडर, उसको हम लोग कह सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, then flow of liquid flowing liquid is called streamline motion. Flowing liquid is called turbulent flow, turbulent flow। लेकिन अगर वेलोसिटी का मान बढ़ेगा, if velocity is less than vc, then flowing liquid है is called streamline flow, streamline flow क्या है बढ़ गया। अब आप क्या है कि देखो, वो वेलोसिटी जो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में डिवाइडर का काम करेगा, उसको हम लोग कह सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। वो मास जो फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन के बीच में डिवाइडर का काम करेगा, वो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी वही एक्सप्रेशन है इसका। जैसे 60% फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन के बीच में डिस्टिंग्विश का फैक्टर काम करता है, ठीक है। जो 60 से ज्यादा हुआ वो फर्स्ट, जो कम हुआ वो सेकंड। उस तरह से जो वेलोसिटी क्रिटिकल से ज्यादा हो गया वो आपका टर्बुलेंट, जो कम हो गया वो स्ट्रीमलाइन। चलो आपको आप थोड़ा बहुत समझ में तो आ ही गया होगा। अब ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया, हाँ क्रिटिकल ज्यादा हो, लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी निर्धारित कैसे कहेंगे। तो साइंटिस्ट जो भी है, जितना भी एक्सपेरिमेंटल है, उसके आधार पर पाया गया। और ठीक है, अब इसी का एक्सप्रेशन में ये पाया गया, देखो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, फ्लोइंग जो लिक्विड होगा उसका क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो निकाला गया, जो पाया गया, बाय एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, देखो किस पर डिपेंड कर सकता है, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा पर, कोफिशिएंट ऑफ, इसके बाद डेंसिटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, हटेगा डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड के डेंसिटी पर, एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब, आर पर डिपेंड करता है। देखो कहीं पर कोई क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, तो कोई ट्यूब लिया जाए, ट्यूब को फ्लोइंग लिक्विड में अंदर डाला जाए, और उसमें जो लिक्विड फ्लो करेगा उसका क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा, उस बताओ पानी का क्रिटिकल वेलोसिटी क्या बताएंगे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी पाया गया कि डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, फ्लोइंग लिक्विड पर, और रेडियस ऑफ द ट्यूब पर, बस इतने बताया गया। अब ये कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली है, इनवर्सली है, स्क्वायर है, माइनस है, वो क्लियर एक्सप्रेशन नहीं आया, लेकिन उस रिलेशन को हम निकाल सकते हैं डायमेंशन के मदद से। लिक्विड्स इतना पड़ेगा, द एग्जैक्ट रिलेशन कैन बी डिराइव्ड by the help of dimension, अड़ेगा डायमेंशन कैन बी डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन के लेसन के मदद से। क्या आपको डायमेंशन वाला याद है? तो डायमेंशन लेसन का प्रोसेस क्या था कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो इनके ब्रिज में रिलेशन निकाला जा सकता है। अभी पीछे में दिखाया था स्टोक्स फॉर्मूला में भी, वही दिमाग इसमें लगाना है।
देखो हम दिखाते हैं कैसे शुरू कर देते हैं। लेट वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस पर। ये तो इनके बीच में एग्जैक्ट रिलेशन निकाला जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। क्या याद है बढ़ी? क्या बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। अब कैसे निकालते थे? लेट इतना ठीक है बड़े एस इज इतना, सो v बराबर लिख सकते थे दिस इज k टाइम्स ऑफ ईटा का पावर a, डेंसिटी का पावर b और r का पावर c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेक डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन लिए। सो ये आपका ऐसा देखो 10 इज के, ईटा का पावर a, रो का पावर b, r का पावर c। वेलोसिटी के लिए क्या हो गया? 10 इज एल टी माइनस 1, के का कोई डायमेंशन नहीं, m l माइनस 1 t माइनस 1 अब पावर a। रो का वैल्यूज क्या हो गया? m बाय l का पावर माइनस 3 पावर b और l का पावर c। एल टी माइनस 1 अगर हम इसको तोड़ दें तो m का पावर a, l का पावर माइनस a, t का पावर माइनस a, m का पावर b, l का पावर माइनस 3b और l का पावर c। तो ये वास्तव में m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर माइनस 1, m का पावर a प्लस b, l का पावर माइनस a माइनस 3b और ये हो गया c और t का पावर माइनस a। अड़ेगा ना इक्वेट द पावर, अड़ेगा इक्वेट द पावर। अगर हम पावर को इक्वेट करें तो ऐसा कुछ आता है a प्लस b इज इक्वल टू 0, माइनस a प्लस 3b माइनस a माइनस 3b अब प्लस c बराबर 1 और माइनस a बराबर माइनस 1। क्या इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो abc का मान निकल सकता है बहुत आसानी से। एक तो हमें निकाल दी a बराबर 1 है कि नहीं? a तो हम निकाल, क्या आप b और c नहीं निकाल सकते? अरे b निकाल सकता है कैसे? अगर हम इसमें बढ़ाते हैं, इसमें बढ़ा लें तो क्या b का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 1। चलो दो तो निकल गए। अब कहाँ जान बस है? a की जगह पर इसमें बढ़ा, इसमें a की जगह पर माइनस 1, b का वैल्यू 3 और c बराबर 1। ये सॉल्व करते 2 प्लस c बराबर 1 यानी c का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 1। सो ऑन सॉल्विंग आपको ये लेसन मिल गया। अब फ्रॉम फर्स्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू k, ईटा का पावर 1, रो का पावर माइनस 1 और r का पावर माइनस 1। ऐसा कुछ लेसन आ गया। ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन आ गया। अब बताइए सो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया? दिस इज k ईटा और v रो एंड r। सो क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया k ईटा और रो एंड r। क्या है? ठीक है। अब इस k का वैल्यू निकालना तो संभव नहीं है, लेकिन k को एक नाम दिया गया वेयर k इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर, जो लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता रहेगा। अड़ेगा लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करेगा। जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर हमको मालूम होगा तो हम लोग अड़ेगा रेनॉल्ड्स नंबर मालूम होगा तो हम लोग उसका क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आपको क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आ गया? बस तो यही इसका एक टॉपिक है, क्रिटिकल वेलोसिटी। देखिए अब हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ पर लास्ट कर जा रहा है। अब मेरे पास पढ़ाने के लिए कोई टॉपिक इसमें नहीं बचा हो। फ्लड बैकलेस का टॉपिक लास्ट, कल इसका कुछ क्वेश्चन दिखाते हुए इस टॉपिक को हम लास्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू भाई।